इस चैप्टर को हम लोग आज आगे और बढ़ाएंगे, एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसके पहले तक हम लोग दो इंसान के मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला था जे थॉमसन जी का मॉडल, एटम का उन्होंने क्या मॉडल दिया था, पहला हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रदरफोर्ड के बारे में, है ना। इन दोनों के बारे में 2-4 मिनट हम लोग समय लेके थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर आप क्या पढ़े हैं और आगे आप क्या पढ़ोगे, ताकि आप बोर्स के मॉडल से दोनों चीज को आप जोड़ सके, कनेक्ट कर सके। बस 2-4 मिनट का समय लेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। इसलिए समय ले रहे हैं क्योंकि चीजों को ना लिंक करते हुए आगे बढ़ना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और ये काम बस आपका यहीं तक है, उसके बाद फिर अगला टॉपिक आपका कुछ अलग है। मतलब वो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो एटम वगैरह से नहीं है रिलेटेड, मतलब एटम से रिलेटेड है लेकिन इस प्रकार का नहीं रहेगा, है ना। मतलब आगे अब अगला कोई मॉडल आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, यहीं तक आपका ये खत्म हो जाता है। तो चीजों को कनेक्ट करना बड़ा जरूरी हो जाता है इस वाले क्लास में, खास करके समझिए। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जे थॉमसन जी के मॉडल के बारे में। जे थॉमसन जी ने किसके थ्योरी को गलत साबित किया था? डाल्टन जी के थ्योरी को। अब सवाल है कि सर इस चैप्टर में तो डाल्टन के बारे में जिक्र नहीं है। हाँ, इस चैप्टर में डाल्टन के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन ध्यान से आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी तो हल्का सा जिक्र है। डाल्टन साहब के बारे में ज्यादा जिक्र कहां पे किया गया था बताओ? चैप्टर नंबर 3 में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। उस चैप्टर में डाल्टन जी ने यह बोला था, ध्यान से समझिएगा, कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो हमारा चैप्टर है, उसमें डाल्टन जी ने बोला था कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है, और वो इतना छोटा होता है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, फिर से बोल रहा है। उन्होंने बोला कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है, और वो एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में हमने जो पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा वो था हमारा जे थॉमसन। उन्होंने डाल्टन साहब के थ्योरी को गलत प्रूफ किया। कैसे गलत प्रूफ किया? उन्होंने बोला कि नहीं, किसी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ये किसने बोला ब्रेक कर सकते हैं? जे थॉमसन ने बोला। और किसने बोला था कि ब्रेक नहीं कर सकते हैं? डाल्टन साहब ने बोला था। तो जे थॉमसन ने बोला कि नहीं, एटम को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दो हिस्से में, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का भी आप लोग यहाँ पे मत नाम लीजिएगा, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था और न्यूट्रॉन का जिक्र भी उस समय तक नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एटम को हम लोग दो हिस्से में ब्रेक कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में और एक प्रोटॉन के हिस्से में। तो यहां से जे थॉमसन ने रदरफोर्ड के मॉडल को, मतलब रदरफोर्ड ने जो एटम के बारे में कहा था उनको क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। समझ आ रही है बात? उसके बाद जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था एटम का, और उसके बाद वो दुनिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट बना जे थॉमसन, जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोगों को उन्होंने दिखाया। और वो कैसा दिखाया था बताओ? जस्ट तरबूज के जैसा। तरबूज के अंदर दो चीज आपको दिखेगा, वाटरमेलन के अंदर दो चीज दिखेगा आपको, एक लाल वाला पार्ट जिसको हम लोग खा जाते हैं, और एक काला काला बीज है जिसको हम लोग फेंक देते हैं। तो मतलब जे थॉमसन जी ने बोला कि जो लाल वाला पार्ट है वो आपका क्या है? प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। कोई दिक्कत इसमें? बस यही चीज हम लोगों को इन्होंने बताया था। आगे आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद अगला जो साइंटिस्ट था वो था हमारा रदरफोर्ड। अच्छा, एक बात यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, क्या जे थॉमसन ने एटम के अंदर न्यूक्लियस जैसा भी कुछ चीज होता है इसके बारे में उन्होंने बताया था? नहीं बताया था उन्होंने, पहला बात। उसके बाद न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, क्या ये भी उन्होंने बताया था? बिल्कुल नहीं। मतलब जब उन्होंने न्यूक्लियस ही नहीं बता पाया तो ऑर्बिट है ये कहां से बता पाएंगे? तो ये जो कमी रह गया जे थॉमसन के मॉडल में, इस कमी को किसने दूर किया? रदरफोर्ड ने दूर कर दिया। रदरफोर्ड के मॉडल में हम लोगों को क्या दिखता है? ये दिखता है कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच, ध्यान से समझिए, कल के क्लास रिवाइज करवा रहे हैं, एटम के बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से में रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरीके से देखा जाए तो न्यूक्लियस का भी हमारा कैसा चार्ज हो गया बताओ? पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन वो कहां रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस भी कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, एटम के बिल्कुल बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन भी उसी के अंदर होता है। फिर उन्होंने हमको ये बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है ऑर्बिट।
उस ऑर्बिट पे होता है इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात? यहां पे ये बात उन्होंने ये पूरा बात बता दिया। एक चीज और इसमें हम बताएंगे, लेकिन बाद में, पहले आइए समझिए। फिर उन्होंने एक बात और कहा था कि जो एटम का पूरा मास होता है वो कहां पे कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। समझ आ रही है बात? यहां तक उन्होंने कह दिया था, लेकिन इनका एक बात के वजह से इनका ड्रॉबैक भी सामने आ गया। इन्होंने ये बोला कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो रहेगा उसी पे, ऑर्बिट पे रहेगा, लेकिन वो घूमता रहता है। बस यहीं पे वो फंस गए। यही बात उनका जो है वो आगे चल के क्या बन जाता है, इसका ड्रॉबैक बन जाता है, यानी कि डिसएडवांटेज बन जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, यानी कि डिसएडवांटेज क्या था, यानी कि बुराई क्या था उसके मॉडल के, एटम के मॉडल का क्या बुराई था, इसमें ध्यान रखिएगा कि रदरफोर्ड एटम के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए। एटम के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए, इसका सिंपल सा मतलब है कि उन्होंने ये बोला था कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जबकि हकीकत यह है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमता नहीं है। ये हम लोग आज जानते हैं कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं, वो पड़ा रहता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड ने कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। बस इसी बात को लेकर वो फंस गए। यही बन जाता है उनका ड्रॉबैक बन जाता है। कोई दिक्कत इसमें? यही चीज था, इसी को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में कि रदरफोर्ड एटम के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए। बस ये इनका ड्रॉबैक है। अच्छा, फिर हमने आपको कल ये भी बताया था लास्ट वाले क्लास, मतलब लास्ट 2-4 मिनट समय लेके, कि यदि इलेक्ट्रॉन वाकई में ऑर्बिट पे घूमता तो आज संसार का लगभग हर चीज आपको वाइब्रेट करता हुआ दिखता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है ना। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका मतलब है कि हर चीज आपको आज दुनिया का लगभग थोड़ा बहुत भी हिलता वाइब्रेट करता हुआ दिखता। लेकिन क्या दिखता है? नहीं। जैसे हमने आपको कल एग्जांपल दिया था, दोबारा एग्जांपल देते हैं। ये स्केल मैटर है, एटम से मिलकर बने हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके पास भी तो एटम है ना, मैटर तो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, लाखों करोड़ों इसमें एटम है। तो इतने सारे जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे घूम रहे होंगे तो क्या लगता है आपको, ये शांत होना चाहिए था? नहीं, इसको जहां रखते वहां पे भी ये वाइब्रेट करता रहता है ऐसे। लेकिन इसको हम जहां रखते हैं वो वहीं रह जाता है। ये इस बात का इंडिकेशन देता है हम लोगों को कि वाकई में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमता नहीं है, वो पड़ा रहता है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला? घूमता है। बस इसी बात को लेकर वो फंस गए। ठीक है, तो वही उनका बन गया ड्रॉबैक। अब अगला जो हम लोग साइंटिस्ट डिस्कस करने वाले ने कि अगले इंसान जिनके मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो होंगे हमारे नील्स बोर। इनका पूरा नाम है नील्स बोर। तो बोर मॉडल ऑफ एन एटम आज का ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। शुरू किया जाए। पिछले वाले क्लास तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे समझते हैं। पहले ये जो आप पढ़ने वाले हैं नील्स बोर के बारे में, इतना पढ़ने के बाद आपके सामने हम एक बहुत ही अच्छा सा और लेटेस्ट स्ट्रक्चर बना के देंगे आपको एटम का, जो कि हम लोग आज तक उसको फॉलो करते हैं। एक बात आपने और गौर किया होगा कि भले ही हम क्लास में बार बार आपके सामने जिक्र कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन जैसा भी कुछ चीज होता है, लेकिन उस समय तक न्यूट्रॉन खोजा नहीं गया था। न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ है वो 1932 में हुआ, 1932 में हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उस मतलब कि आपने पढ़ लिया जे थॉमसन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लिया आपने, लेकिन वहां पे कहीं पे भी न्यूट्रॉन का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। वो हमने अपने मन से किया था ताकि आप समझ सके। हमने आपको बार बार बोला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। ये हमने आपको बार बार बोला है, लेकिन उस समय तक न्यूट्रॉन खोजा गया नहीं था, तो आप भी न्यूट्रॉन का जिक्र उस समय तक मत करिएगा। बस हम आपको समझाने के लिए बार बार वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ से आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका खोज कर चुका है, मतलब हो चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। In order to explain the stability of atom and overcome the objection against Rutherford's model of atom, Niels Bohr gave a new arrangement of electrons in the atom. याद कीजिए, ड्रॉबैक जो था रदरफोर्ड का वो क्या था? यही था कि वो एटम के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए थे। इन अदर वर्ड हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि उन्होंने बोला था कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। बस यही तो वो फंस गए थे। इस चीज को दूर करने के लिए हमारे सामने आते हैं अगला वाला साइंटिस्ट, जिसका नाम था नील्स बोर। यानी कि जो कमी रदरफोर्ड के मॉडल में रह गया वो कमी को दूर करने वाले हैं नील्स बोर। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या कुछ कहा था हम लोगों को जरा उसको भी समझ लेते हैं। समझिए, तो इन्होंने अपना कुछ अलग
पॉइंट ऑफ व्यू रखा था इलेक्ट्रॉन को लेकर, उसके बारे में भी बात करते हैं, समझिए। The electrons could revolve around the nucleus in only certain orbits, each orbit having a different radius. इन्होंने भी ना लगभग वैसा ही बात बोला है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक बात हम आपको और बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। आप चूंकि अभी क्लास 9th में, सबको ध्यान से समझो, पहले आप लोग अभी क्लास 9th में है। एटम का रिसर्च ना बहुत बाद तक होता गया है। क्या लगता है आपको कि नील्स बोर ये आखिरी और लास्ट वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में बोल के चले गए, उसके बाद एटम को लेकर कोई रिसर्च नहीं हुआ? नहीं, नील्स बोर तीसरे नंबर पे है। पहला आपने पढ़ा जे जे थॉमसन के बारे में, दूसरा आपने पढ़ा रदरफोर्ड के बारे में, तीसरा आप पढ़ रहे नील्स बोर के बारे में। तो ये मत समझिएगा कि नील्स बोर ने जो कह दिया वो एटम को लेकर फाइनल बात हो गया, नहीं। ये भी अभी जो बोलेंगे इसके बाद भी बहुत एटम को लेकर रिसर्च हुआ है, तब जाकर हमारे सामने एक लास्ट कंक्लूजन कुछ निकलता है। तो ये मत समझिएगा कि आपके चैप्टर में तीसरे नंबर पर जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना मॉडल दिया नील्स बोर है, इन्होंने फाइनल दे दिया, ऐसा मत समझिएगा। इनके बाद भी अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने एटम के बारे में अपना कुछ नया नया बात कहा है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? लेकिन हाँ, इतना आप जरूर कह सकते हैं कि ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हम लोगों को एक बेस बना के दे दिया कि हाँ एटम लगभग ऐसा ही होता है। उसके बाद तो समय जैसे जैसे बदला, लोग अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट हमारे सामने आए, उन्होंने कुछ नए नए बात बताते चले गए और एटम में तरक्की होता चला गया। यहां तक कि आज तक एटम में खोज हो रहा है। सोचो कि एटम में कुछ और नया कुछ मिल जाए। तो एक बार हम आपको फिर से बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर ना गलतफहमी में रहते हैं कि नील्स बोर ही वो आखिरी साइंटिस्ट थे जिनका मॉडल हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ये आखिरी ऐसे साइंटिस्ट नहीं, ये आखिरी नहीं है। आपके बुक में भले ही 3 के बारे में दिया हुआ और तीसरे नंबर पे ये है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। इसके बाद भी एटम को लेकर बहुत खोज हुए हैं। तो ऐसा अपने मन में धारणा मत बनाइएगा कि ये आखिरी इंसान है, नहीं, इन्होंने भी कुछ कहा है, इनमें भी गलती है। आपको बताते हैं अभी इनमें गलती क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि ऑर्बिट के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बोला था। ये भी वही बात बोल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है समझाते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट हैविंग अ डिफरेंट रेडियस। ये चीज आपको ना इसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बस समझ लेते हैं, कुछ आपको बताते हैं। ये था हमारा न्यूक्लियस, ये था ऑर्बिट। रदरफोर्ड का मॉडल हम बना के आपको समझाना चाह रहे हैं। ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर था प्रोटॉन, याद करो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज था इसके पास, है ना, और इसके ऊपर था इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। ये सब इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ई और माइनस चार्ज का मतलब समझ आइए, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। कुछ ऐसा ही हमने कल बनाया था रदरफोर्ड का मॉडल, याद करो, बिल्कुल। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है और ये सब आपका ऑर्बिट है, जो गोल गोल बना हुआ है जलेबी टाइप, वो आपका ऑर्बिट है, ठीक है। अब समझिए, रदरफोर्ड ने ये बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये रदरफोर्ड ने कहा था। नील्स बोर भी यही कह रहे हैं, लेकिन इनके कहने का तरीका थोड़ा अलग है और कुछ अलग ही ये कह रहे हैं। क्या अलग कह रहे हैं समझो। The electrons could revolve around the nucleus in only certain orbits, each orbit having a different radius. इन्होंने बोला कि हाँ बात सही है कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये भी इस बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट है ना वो अनलिमिटेड नहीं होंगे, सर्टेन होंगे, मतलब उसका मात्रा फिक्स रहेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस है। रदरफोर्ड ये बोल के बस चले गए कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, बस इतना ही बोला और वो चले गए। अब इन्होंने क्या अपना नया कंट्रीब्यूशन दिया, इन्होंने बोला कि ठीक है ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन ऑर्बिट का संख्या जो है वो अनलिमिटेड नहीं होंगे, लिमिटेड होगा, सर्टेन होगा, मतलब फिक्स रहेगा उसका, पहला बात। दूसरा बात जो इन्होंने नया बोला वो ये बोला कि हर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो अलग होगा। बिल्कुल सही बात है ना। आप इसको ऐसे देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट आप ले लो, यहां से यहां इसका रेडियस अलग है, यहां से यहां बड़े वाले का ये रेडियस अलग है, फिर यहां से यहां इसका रेडियस अलग है। हर ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा या सेम होगा बताओ? अलग अलग होगा। तो पहला डिफरेंस जो आपको दिख रहा है रदरफोर्ड और नील्स बोर के मॉडल में वो ये कि रदरफोर्ड ने बोला कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बस इतना बोले और वो चले गए,
लेकिन इन्होंने बोला कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। हम आते हैं उस सवाल पे भी आते हैं जो आपके मन में भी चल रहा है, हमको समझ में आ गया कि आपके सवाल मन में क्या चल रहा है। इन्होंने बोला, मतलब ये भी वही सेम बात बोल रहे हैं, बस ये बोले कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये बात सही है, मतलब कि ये भी जो है ना रदरफोर्ड के बात से सहमत थे, लेकिन इन्होंने दो बात इसमें ऐड किया, नया बात। पहला बात ये कि ऑर्बिट का संख्या अनलिमिटेड नहीं होंगे, सर्टेन होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या रदरफोर्ड ने बोला था कि ऑर्बिट का संख्या कितना होगा, मतलब ऑर्बिट के नंबर को लेकर उन्होंने कभी जिक्र किया था? नहीं, बस वो ये बोले कि हाँ ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि एक एटम के पास कितने ऑर्बिट होंगे, ये लिमिटेड होंगे, मतलब अनलिमिटेड नहीं होंगे। पहला बात इन्होंने बोला ये। दूसरा बात इन्होंने ये बोला कि क्या था, हाँ, हर ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होगा। क्या रेडियस के बारे में भी उन्होंने कुछ बोला था क्या? नहीं। तो ये अलग बात हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? दोनों में अलग बात है कि नहीं? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। When an electron is revolving in a particular orbit around the nucleus, the electron does not lose energy। ये वाला पॉइंट समझाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने एक बात और कहा था, शायद हम बताए थे कि नहीं, लेकिन शायद लिखे होंगे, आप लोग गौर किए होंगे, बताते हैं। रदरफोर्ड ने ये भी बोला था, अच्छा आप लोग ना थोड़ा लॉजिक लगा के इस चीज को बता सकते हैं, और बड़ा सिंपल चीज है, तो हम आप लोगों से ही पूछेंगे। ये आपका न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है रदरफोर्ड के हिसाब से। तो क्या इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज नहीं करेगा? मान लीजिए यदि आप ही को एक सर्कल वाले राउंड में घुमाया जाए, बार बार दोहराया जाए, तो क्या आप अपना एनर्जी लूज नहीं करोगे? एक समय आएगा ऐसा जब 50-60 चक्कर लगाने के बाद आप थक जाओगे, नीचे गिर जाओगे। वही बात यहां पे जरा सोच के बताइए, यदि फिक्स्ड मतलब इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन बार बार घूमेगा तो क्या एनर्जी वो लूज नहीं करेगा? करेगा। ये बात किसने बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, एनर्जी लूज नहीं करेगा। ये दूसरा डिफरेंस हुआ इन दोनों के मॉडल में। आपको ना थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि सर इसका भी तो कुछ उठपटांग जैसा ही है, इसमें भी कहां कुछ समझ में आ रहा है। अब बताते हैं। हमने आपको एक बात बोला था कि यार पहले साइंटिस्ट का जो ड्रॉबैक होता है ना, वो अगले वाले साइंटिस्ट के लिए एडवांटेज बन जाता है। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था कि वो एटम के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए थे। मतलब रदरफोर्ड ये बोल के चले गए थे कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये भी तो वही बात बोल रहे हैं। मतलब क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? थोड़ा डिफरेंस तो है, लेकिन ये भी तो यही बोल रहे हैं ना कि ऑर्बिट पे वाकई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये एकलौता और आखिरी ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जो बोल के चले गए। इसके बाद भी रिसर्च हुआ है और हकीकत ये है कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं है, वो बैठा रहता है। मतलब आप यहां पे एक बात और बोल सकते हैं कि इन्होंने भी जो हम लोगों को थ्योरी दिया है एटम को लेकर, वो कंप्लीट थ्योरी नहीं है, इसके बाद भी रिसर्च हुआ है। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात हम आपके मन का डाउट दूर कर देना चाहते हैं। आपके मन में यही डाउट हो रहा होगा कि सर यदि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था तो इसके लिए वो एडवांटेज बनना चाहिए था। एडवांटेज नहीं बना है, बल्कि इन्होंने भी उसी बात को माना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट पे घूमता है, ये भी उस बात को मान रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आगे चल के आप पढ़ेंगे, हकीकत यह है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमता नहीं है, वो पड़ा रहता है एक जगह पे। इसका मतलब क्या इनका थ्योरी कंप्लीट है? नहीं, इनका भी थ्योरी अधूरा है। इनके बाद भी आगे चल के आप अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे जिन्होंने अपना थ्योरी अलग अलग प्रकार का दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब रदरफोर्ड के मॉडल में और नील्स बोर के मॉडल में आपको कुछ डिफरेंस बताते हैं। पूछा जाता है ये चीज, ध्यान रखिएगा, इसलिए बता रहे हैं। पहला चीज, रदरफोर्ड ने ये बोला कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बस इतना ही बोला उन्होंने। नील्स बोर बोले कि ठीक है ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, हम इस बात से सहमत है, लेकिन ऑर्बिट का संख्या सर्टेन होगा, अनलिमिटेड नहीं होंगे। मतलब सर्टेन होगा, कुछ लिमिटेड होगा उसका। पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस, रदरफोर्ड ने नहीं बोला था कि एटम ऑर्बिट का रेडियस वगैरह भी सेम होगा, डिफरेंट होगा, इसके बारे में जिक्र नहीं किए थे। इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्बिट होंगे हर ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होगा। दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस क्या था बताओ जल्दी? तीसरा डिफरेंस ये है कि रदरफोर्ड ने बोला कि जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो एनर्जी लूज करेगा। इन्होंने बोला कि एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हाँ या ना?
बिल्कुल डिफरेंस है, तो ये बात ध्यान रखना है। इससे तो आप लोगों को मोटा मोटी एक अंदाजा लग ही गया होगा कि नील्स बोर का भी जो मॉडल है वो कंप्लीट मॉडल नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि ये कंप्लीट नहीं है, इनमें भी कमी है। इनमें कमी क्या है पता है? कमी ये है कि इन्होंने भी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। इन कंप्लीट बहुत आगे मिलेगा आपको, मतलब कंप्लीट एक दो साइंटिस्ट के इसमें काम नहीं है, धीरे धीरे होते 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 बहुत अलग अलग प्रकार के लोग आए हैं। लेकिन हाँ, जो मेन कंक्लूजन है वो हम आपको अभी बताएंगे, एक पक्का एक अच्छे से डायग्राम बताएंगे, उसमें आपको समझा देंगे पूरा चीज की एक्चुअली में होता कैसा है। ठीक है, चलिए। तो इनका भी और जो पूरा मॉडल है वो सटीक नहीं है, लेकिन हाँ आपके बुक में बस 3 साइंटिस्ट के बारे में दिया है, तो बस उतना तक आपको याद रखना है। ठीक है, एटम के बारे में थोड़ा सा आप ज्यादा पढ़ोगे क्लास 11th में, तो वहां पे आप लोग एक बार देखेंगे इसको। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, क्या है डिफरेंस? आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट्स, अच्छा यहाँ पे ना आपके बुक में ऑर्बिट का अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। ये जो आप ऑर्बिट देख रहे हो, इस ऑर्बिट का आपके बुक में नाम है एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट ऑर्बिट, सेल, अलग अलग नाम है। तो जैसे आपको हम दिखा देते हैं, या ये सब ऑर्बिट है आपका, बताते हैं। ऐसे समझ लो आप, ये जो ऑर्बिट है इसका अलग अलग नाम आपके बुक में दिया गया है। ऑर्बिट को सेल भी कहा गया है, SHELL। इसको एनर्जी लेवल भी कहा गया है, और इसी को डिस्क्रीट ऑर्बिट भी बोला गया है, DISCRETE, डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, आपको बस ध्यान रहे। तो ऑर्बिट बोले, सेल बोले, एनर्जी लेवल बोले, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोले, सबका मतलब यही ऑर्बिट गोल गोल वाले का बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील्स बोहर के हिसाब से ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स K, L, M, N, O, P, Q, R, S, इस तरीके से, और द नंबर्स n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। मतलब नील्स बोहर ने हर ऑर्बिट का अपना एक अलग नाम दे दिया है। क्या ऑर्बिट का नाम रदरफोर्ड के मॉडल में आपको दिखा था? नहीं, बस उन्होंने बोला कि हाँ ऑर्बिट होता है। इन्होंने बोला ऑर्बिट तो होता ही है, लेकिन ऑर्बिट का कुछ नाम भी रख दो भाई, पता चले। कि जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं एल, तो एल मतलब कौन से नंबर का ऑर्बिट? तो के एल, यानी कि देख लो यहाँ पे दूसरा नंबर का बात कर रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, ये आपका एक एटम है पूरा, मान लीजिए अंदर में आपका न्यूक्लियस है, पहला वाला ऑर्बिट को उन्होंने बोला के सेल। सेल मतलब ऑर्बिट, के ऑर्बिट भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे के सेल लिखा हुआ है, तो आप के ऑर्बिट बोल सकते हैं, के एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, के डिस्क्रीट लेवल बोल सकते हैं, सॉरी डिस्क्रीट ऑर्बिट बोल सकते हैं, सब चलेगा। और इसको आप नंबर में याद रखना चाहे तो नंबर 1, फिर L, M, N, 1 2 3 4 ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये नाम याद रखने का तरीका उन्होंने हम लोगों को बता दिया। तो जितने ऑर्बिट उतना नाम, सिंपल। ठीक है, ये था पूरा का पूरा मतलब मॉडल नील्स बोहर का, इसमें तो कोई डाउट नहीं आप लोगों को होना चाहिए। अब आपके सामने 3 व्यक्ति का मॉडल आ चुका है। पहला आया जे थॉमसन का, उसके बाद आया रदरफोर्ड का, उसके बाद आया नील्स बोहर का। इन तीनों ने अपना कुछ ना कुछ बात बोला, और इन तीनों से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो कंप्लीट एटम का स्ट्रक्चर बनता है वो अभी हम बनाएंगे आपके सामने, जिसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा, दिखाएंगे हम। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब होता है न्यूट्रॉन का खोज, अब होगा न्यूट्रॉन का खोज, समझिएगा ध्यान से। अच्छा बताते हैं, in 1932 the existence of neutrons in an atom was identified by Chadwick। Chadwick साइंटिस्ट के नाम था, Chadwick एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। मतलब एटम के अंदर अभी तक मात्र 2 चीजों का पता लगाया गया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहले प्रोटॉन का खोज हुआ 1886 में, लिख देते हैं कहीं पे, हालांकि है आप लोगों को नोट्स में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो दोबारा 1886 में खोजा गया प्रोटॉन। किनके द्वारा? जल्दी बोलो। ई गोल्डस्टेन, नाम याद रखोगे नहीं तो पिटाओगे फिर। ये पहला हो गया। दूसरा 1897 में इलेक्ट्रॉन खोजा गया, किनके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। और 1932 में खोजा गया न्यूट्रॉन, किनके द्वारा? कैडविक के द्वारा। ठीक है, तो तीनों का डेट और तीनों का नाम यदि आपको याद रहेगा तो एमसीक्यू में वगैरह मतलब उतना दिक्कत नहीं आएगा फिर। और ये सब सवाल एमसीक्यू का है, ऐसे पूछेगा। तो 1886 में प्रोटॉन, 1897 में इलेक्ट्रॉन, और 1932 में न्यूट्रॉन, सिंपल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
तो इनका खोज काफी बाद में हुआ है, देखा जाए तो ये लगभग 20वीं सेंचुरी का बात कर रहा है कि नहीं। और लगभग आज से देखा जाए तो आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं, और ये है कितना 1932, तो 3 9 लगभग 93 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 93 साल पहले न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। लगभग अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले प्रोटॉन खोजा गया, फिर इलेक्ट्रॉन, और फिर न्यूट्रॉन खोजा गया। तो अब आपके मन में सवाल मतलब मन में सवाल नहीं बल्कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई में अभी तक फिलहाल जो हम लोगों को पता है एटम में 3 चीज होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, ये हम लोग पहले भी जान चुके थे कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब इसके पास पॉजिटिव भी नहीं होता चार्ज, नेगेटिव भी नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से, इलेक्ट्रॉन को करेंगे स्मॉल e से, और न्यूट्रॉन को करेंगे स्मॉल n से। ठीक है, आगे। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स कहां होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ध्यान रहे, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होते हैं, बराबर ही होंगे, ये मत बोलिएगा। बाद में ये मत बोलना कि सर आप बोले थे बराबर होता है, नहीं, बराबर नहीं होते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग उसी के आसपास होगा। जैसे मान लीजिए यदि प्रोटॉन का मास 20 है सपोज करो बस, तो न्यूट्रॉन का 19.5 हो सकता है, 19.6 हो सकता है, या फिर 19 भी चलेगा, लेकिन सेम नहीं होगा, उसी के आसपास होगा। तो जो मास होगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का वो लगभग आसपास होंगे, ज्यादा का डिफरेंस इन दोनों में नहीं होगा। देयरफॉर द मास, अच्छा एक बात और याद कीजिए, सबसे पहला क्लास जब आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का क्या बोला गया था? उसमें पॉइंट था द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, लगभग ना के बराबर। इसमें एक नया बात आप लोग को बताते हैं, समझिए। आप लोग के पास कितना चीज है? 3 चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें हमने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, मतलब उसका मास होगा बहुत कम, बहुत कम मतलब बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन का मास। तो बचाओ, फिर आपके पास बचा फिर कितना चीज? 2 चीज, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है लगभग आपस में लगभग आसपास का होता है, और संजोग से ये दोनों का दोनों रहता है न्यूक्लियस में। तो अब जरा सोचो, आपके पास एक एटम है, समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे कुछ आप लोगों को कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। आपके पास एक एटम है, एटम के पास ऑर्बिट है, ऑर्बिट पे है आपका इलेक्ट्रॉन जिसके पास मास लगभग ना के बराबर है। बचा फिर 2 चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों रहता है न्यूक्लियस में, और दोनों का मास लगभग आसपास के बराबर होता है। बोलिए नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का लगभग मास ना के बराबर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग दोनों के आसपास का होता है, और दोनों न्यूक्लियस में होता है। तो बताइए एक एटम का पूरा मास कहां पे कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में ही रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उन्हीं दोनों का मास थोड़ा ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग ना के बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जो हमने कल भी बोला था आपको एक पॉइंट में रदरफोर्ड के मॉडल में, कि मतलब एक एटम का मास, पूरा का पूरा मास कहां पे कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कहां पे जमा होता है? न्यूक्लियस में। और किसके वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग ना के बराबर है। बस, ठीक है। आगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम इज गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यदि आपको किसी एटम का मास पता करना हो तो बस आप ये पता कर लो कि प्रोटॉन का मास कितना है और न्यूट्रॉन का मास कितना है, दोनों को जोड़ दो, आपको उस एटम का मास मिल जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का उतना मास ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसका मास लगभग ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। तो यदि आपको किसी भी एटम का मास चाहिए तो क्या क्या जोड़ोगे बताओ? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जोड़ोगे, बस बात खत्म। इस तरीके से आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए, अब हम आपके सामने एक ऐसा एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं जिनमें तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। सबसे पहला आपने पढ़ा, अच्छा ड्रॉ करने से पहले कुछ आपको बातें बता देते हैं। सबसे पहला आपने पढ़ा किनके बारे में? बोलो, जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन के मॉडल से हम लोगों को यह पता चला कि एटम के अंदर 2 चीज होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन।
मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसा भी कुछ चीज होता है, हमको बताया किसने? जे थॉमसन ने बताया। अगला साइंटिस्ट पे आते हैं हम लोग, रदरफोर्ड। उसने बोला कि एटम तो होगा ही, एटम के अंदर बिल्कुल बीचों बीच वाले पार्ट में होंगे एक हमारे न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों को बोल दिया किसने? रदरफोर्ड ने बोल दिया। न्यूक्लियस के अंदर होंगे आपके प्रोटॉन, ये हमको किसने बोला? उन्होंने ही बोला। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होंगे, ये भी किसने बोला? रदरफोर्ड ने ही बोल दिया हम लोगों को, हाँ या ना? ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यानी कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये किसने बोला? उन्होंने ही बोला। अगला आ जाओ, हर ऑर्बिट का अलग अलग नाम भी है, ये किसने बोला? नील्स बोर ने बोल दिया। तो कहने का मतलब तीनों साइंटिस्ट ने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, और इन तीनों के मदद से एक नया स्ट्रक्चर जो तैयार होने वाला एटम का, उसको हम लोग आज फॉलो करते हैं, बना देते हैं। ये वाला कुछ मिटा दें, चलिए। हाँ ऑनलाइन पर बच्चे, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला अभी आपको नहीं बनाना है स्ट्रक्चर, ये तो रदरफोर्ड का था, इसको हम लोग कल बना चुके हैं, ये अभी मत बनाइए आप लोग। लेकिन हाँ, अभी जो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर एटम का, उसको आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है? सब कोई, यदि आपके पास कॉपी वगैरह है तो अपने सामने रखिए, उसको बनाइए आप लोग भी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो फाइनल है आपका। निकाल लीजिए, कॉपी वगैरह है तो निकालिए, और इसको सब कोई बनाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कोई बनाइए। तो तीनों के कंट्रीब्यूशन से जो हमारा एटम बना, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थोड़ा देख लेते हैं। बड़ा शानदार है, तीनों का अपना इक्वली इंपॉर्टेंस है। और हमने आपको पहले वाले क्लास में बोला था कि किसी भी साइंटिस्ट को कम नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है कम? क्योंकि उस समय के हिसाब से, उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से उनको जो ठीक लगा उन्होंने वैसा बोला। तो हर साइंटिस्ट अपने आप में खास है, किन्हीं को आप कम और किसी को बेसी आप नहीं समझेंगे। एक बात और, क्या नील्स बोर ने जो हम लोगों को बोला कि इनके बाद एटम में रिसर्च नहीं हुआ है? लगातार हुए, बहुत समय तक हुआ है, और आज भी एटम में रिसर्च चल रहा है। अच्छा, एटम को लेकर ना इतना सारा रिसर्च किया गया है, उथल पुथल हुआ, ये आया वो आया, ये चला गया वो चला गया। सेल के साथ इतना नहीं हुआ है, मतलब सेल के साथ रिसर्च हुआ है, बहुत कम हुआ है। रॉबर्ट हुक हम लोगों के नाम पता है, जिन्होंने सेल के बारे में बोला, उन्होंने बोल दिया, बस वो फाइनल हो गया। मतलब एटम में जितना उथल पुथल हुआ है ना, ये आए गलत बोले, उन्होंने सही किया, फिर वो चले गए, फिर उन्होंने उसके बाद को सही किया, इसमें उठापटक बहुत हुआ है। सेल में उठापटक उतना नहीं हुआ है, वो थोड़ा जल्द, मतलब वो सटीक था, और एक ही बार में लगभग उनके अंदर जो मेन मेन चीजें वो खोज दिया गया था लगभग। तो उसमें उतना उठापटक नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा ज्यादा हुआ है। चलिए, तो अब जरा इसको समझिए ध्यान से। ये है आपका न्यूक्लियस, ओके। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा, छठवां, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। 4 तक काफी होगा आपके समझने के लिए, ठीक है? अब समझिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है। किसने बताया? रदरफोर्ड। मतलब ये एटम के बिल्कुल बीचों बीच जो पार्ट है वो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, रदरफोर्ड ने बताया। इसी के पास प्रोटॉन होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन होता है। किसने बोला? रदरफोर्ड नहीं बोला, ठीक है। इसी के पास न्यूट्रॉन भी होता है, इसको रदरफोर्ड ने नहीं बोला था, इसको आने वाले साइंटिस्ट जो बाद में हुए हैं नील्स बोर के बाद, उन्होंने बोला ये चीज। तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई और माइनस देके समझा देंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब उसके पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे बनाया। कुछ ऐसा समझ लीजिए आप लोग। चलिए, इतना काफी होगा आपके समझने के लिए। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन,
ये चीज है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगला ये है आपका सबसे पहला वाला ऑर्बिट, के सेल, जिसको आप लोग पहला वाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, के हो गया, ये है आपका एल वाला, ये हो गया के एल एम, और ये हो गया एन, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। मतलब एन इक्वल टू 1 2 3 4 भी लिख देगा ना, आपका काम चल जाएगा। बस ये पता चल जाता है कि हाँ ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें कुछ बच रहा है तो बताइए, जो बताने लायक हो। बिल्कुल नहीं, सब कुछ है। यही है आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर एटम का, जो हम लोग आज के जमाने में पढ़ते हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए आप लोगों को 3-4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ा, तब जाकर हमारे सामने ये वाला आया। तो अब जरा याद करो, आप अपना पहला वाला साइंटिस्ट जे थॉमसन, वो बताए थे तरबूज के बारे में। वो वाला स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क है। लेकिन क्या आप उनको कम समझ लोगे? नहीं, उनके हिसाब से उस समय पे जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया बहुत महान थे। समझ में आ रही है बात? अब देखो, आपको क्या लगता है कि एटम का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही रहने वाला है? बताइए। बिल्कुल नहीं। अभी हमारे पास जितना टेक्नोलॉजी है, जितना दिमाग है, जितना रिसोर्स है, उस हिसाब से एटम ऐसा दिखता है। लेकिन क्या पता आने वाले समय में कुछ और खोज हो जाए एटम को लेकर, स्ट्रक्चर उसका कुछ और बदल जाए, तो आने वाले समय का बात हम लोग तब देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही आपको दिखता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना है आपको। पहला अंदर में होता है न्यूक्लियस, इसी के अंदर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं। ये आपको ऑर्बिट है, ऑर्बिट के एल एम एन, उसी के ऊपर होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरीके से। और बढ़ेगा तो उसका अल्फाबेट के हिसाब से आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर एक एटम का, जो हम लोग आज के जमाने में जानते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बस इसको सब कोई बना लीजिए, आप लोग भी बनाइए फटाक से अपने कॉपी में, और ऑनलाइन पर बच्चे आप लोग भी इसको बना लीजिए। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ के इसका कंक्लूजन निकाला ना, यही आपका मेन कंक्लूजन है। हालांकि किसने क्या बोला सब कुछ आप लोग आपके नोट्स में है, और हम लोग बोर्ड पे भी इसको समझ चुके हैं। चलिए, क्या आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करें? अब यहाँ के बाद आगे आने वाले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, किन्हीं साइंटिस्ट के बारे में अब आपको नहीं पढ़ना है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में अब नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके बुक में 3 ही तक दिया हुआ है। अच्छा, एक बात जरा बताइए, क्या एटम के बारे में हम लोगों को कंप्लीट जानकारी मिला? एक तरीके से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि नील्स बोहर से हम लोगों को उम्मीद था कि ये लास्ट वाले हैं तो पूरा कंप्लीट ही करके जाएंगे, हैप्पी एंडिंग होगा हमारा। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हैप्पी एंडिंग एटम को लेकर नहीं है। एटम को लेकर 2-4 साइंटिस्ट के बारे में और देना चाहिए था कि आखिर कौन वो आखिरी वाले थे जिन्होंने पूरा एकदम सटीक बताया। तो हकीकत तो ये है कि आखिरी वाला कोई इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार इसमें रिसर्च चल ही रहा है। तो अभी आप जूनियर क्लास में 9th में है, तो इतना आपके लिए काफी है। 4-5 के बारे में और दे देता तो उसी के बारे में केवल पढ़ते रहते तो आपका चैप्टर बहुत लंबा हो जाता। तो 3 के बारे में दिया, इतना समझ लीजिए इन्हीं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे कि ये पहले 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का पूरा बेस बना दिया कि लगभग ऐसा दिखता है। उसके बाद तो रिसर्च और हुआ, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से बना लीजिए और हम लोग मिलेंगे अपने। कोई डाउट इसमें? चलिए, कोई डाउट रहे तो कमेंट करिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।